नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज है अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। और हमने चाहा कि आपको हम जानकारी दें कि अल्जाइमर क्या होता है और क्यों कर होता है, क्या है इलाज और लक्षण देखने को क्या मिलते हैं। हम अक्सर भूलने की बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि जब आदमी उम्र दराज होता है तो जाहिर सी बात है कि वो भूलना शुरू करेगा। क्या ये सच है या नहीं है? तो अल्जाइमर डे पर हमने चाहा कि आपको हम जानकारी दें कि अल्जाइमर सही मायनों में क्या होता है और किस तरह से हमारे साथ साथ चलता है। इस समय हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर कार्तिक विनय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, जब हम वर्ल्ड अल्जाइमर डे की बात करते हैं तो क्यों कर मनाया जाता है ये? देखिए, डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर जैसी कोई भी ऐसी बीमारी है जो एल्डरली को ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं है, तो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि इनमें अवेयरनेस पैदा की जाए। जी। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी होता है, जी। जिन कुछ या फिर इसमें अर्ली डायग्नोसिस में हम थोड़ा सा बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं जी। या फिर बेटर मैनेज कर पाते हैं। जो हमारे सिचुएशन में ये है कि हम लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है ही नहीं अल्जाइमर्स के बारे में। बिल्कुल। जो आप सोचते हैं डिमेंशिया है या जो याददाश्त की दिक्कत है, कुछ लोग तो ऐसे ही ले लेते हैं कि यार ये तो बुजुर्ग हो गए, इनको तो याददाश्त उतनी शार्प रहेगी नहीं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, बातें उल्टी सीधी कर लेते हैं, ये तो हो गई उम्र के साथ। ये जो रहता है, ये लोगों का ये जो वहम है कि ये तो उम्र के साथ नॉर्मल चीज़ है, ये दूर करना चाहते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जो आज सितंबर 21 को मनाया जाता है, 2012 से शुरू किया गया था ताकि ये जो अवेयरनेस है जिसको लोगों में ज़्यादातर प्रोपोगेट किया जाए। जी। क्योंकि हमारा जो देश है इसमें हमारा लगभग अगर आप देखें तो 30 से 40 लाख लोगों को अल्जाइमर्स या फिर रिलेटेड डिमेंशियास हैं इंडिया में। और ये जो है ये काफ़ी अंडर स्टेटमेंट है। ज़्यादातर लोग तो अभी आते भी नहीं है हॉस्पिटल, अपने रिश्तेदार है किसी को लेके, मानते भी नहीं है कि है भी है बीमारी, नॉर्मल पार्ट मान के चल जाते हैं। और हमें ये उम्मीद है कि ये जो दिक्कत है आगे हमारे फ्यूचर में बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी जो जैसे आप पहले भी कह रहे थे अल्जाइमर्स या फिर जो भी डिमेंशिया वाली चीज़ें, डिमेंशिया वाली बीमारियां हैं, उम्र के साथ ताल्लुकात रहता है उनका। जी। जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं तो अल्जाइमर डे अब मनाया जा रहा है, तो थीम की बात करते हैं। थीम क्या कहता है? थीम इस साल का ये है कि आपका जो पोस्ट डायग्नोसिस सपोर्ट, इसमें जो आपके जो एक बार बीमारी का पता लग गया तो आगे क्या। जी। सबसे ज़्यादा जो इस अल्जाइमर्स में पेशेंट को तो दिक्कत आती है, लेकिन जब हमारे स्टेजेस डिमेंशिया के पार होते जाते हैं तो पेशेंट से ज़्यादा जो उनकी देखभाल करते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, उन पे ज़्यादा बर्डन आता है। जी। दोस्तों, जान गए ना कि अल्जाइमर डे मनाया जा रहा है और ऐसे में बात की जा रही है कि पोस्ट डायग्नोसिस की इलाज के लिए जब सारी चीज़ें हमारे सामने हैं तो उसके बाद क्या होगा। सवाल हमारे मन में भी आता है और यही सवाल खड़ा है कि अल्जाइमर नो डिमेंशिया। और डॉक्टर साहब, एक बात और भी आती है कि नो योर पावर की बात आती है जब अल्जाइमर की बात आती है, तो किस तरह की पावर की बात की जा रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अल्जाइमर्स पेशेंट्स या फिर अल्जाइमर के फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं। जी। प्रिवेंटिव स्टेप्स हो जाते हैं, मैनेजमेंट स्टेप्स हो जाते हैं और फ्यूचर के जो बातें होती हैं। प्रिवेंटिव स्टेप्स अगर आपको पता चलता है, प्रिवेंटिव स्टेप्स तो हर कोई ले सकता है। एक अच्छा लाइफस्टाइल लेना, एक अच्छा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी रेगुलर एक्सरसाइज, दीज आर ऑल प्रिवेंटिव स्टेप्स। अवॉइडिंग स्मोकिंग, अवॉइडिंग अल्कोहल, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी है आपकी बीमारी, जो भी सिस्टमिक बीमारी है, उनको कंट्रोल में रखना, ऑल दिस, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रिवेंशन में, यानी बीमारी आने से पहले रोकना। जी। प्रिवेंशन की बात है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है, वो ये है कि आमतौर पर ये धारणा हमारे यहाँ है कि जब हम उम्र दराज होने लगते हैं, 65 के ऊपर जाते हैं, जी, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ ना कुछ भूलना शुरू करेंगे। और कई बार तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है सोच में पड़ जाते हैं और अपनी ही बातों को कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं। लेकिन घर परिवार के लोग हैं वो ये देखते हैं कि होना ही होता है, हो रहा है जी। और ये चलता रहता है। क्या अल्जाइमर इसको ही कहते हैं या अल्जाइमर कुछ और है?
देखिए, शुरुआत में तो जो अल्जाइमर्स हो ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है। जी जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको नॉर्मल एजिंग के साथ थोड़ा बहुत तो आपका क्या कहते हैं, जो मानसिक प्रणालियाँ थोड़ी कम हो जाती जी हैं, लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है काम करने में। उसको और माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते जी हैं, जिसको मिनिमल, जिसको सबसे कम जो मानसिक प्रणाली को अफेक्ट करता है। जी आप कभी कभी आप अपना फ़ोन भूल जाते हैं, जी लेकिन जो नॉर्मल एजिंग में क्या होता है, फ़ोन भूल के लोग सोचते हैं कि आज सुबह मैंने कहाँ रखा था, मैं यहाँ पे गया था, यहाँ पे वॉशरूम गया था, वॉशरूम जाने से पहले फ़ोन हाँ यहाँ पे रखा। तो ऐसे ही रिट्रेस करके जी पीछे जाके सोच सकते हैं। जब आप उनको थोड़ा सा क्लू दोगे, थोड़ा याद आ जाता है। जी बट जो प्रॉब्लम में तब आती है जब आप उनको याद आता ही नहीं। कभी कभी आप भूल जाते हैं कि घर का रास्ता कहाँ है। ये तो बड़ी सीरियस सी बात है। बिल्कुल घर का रास्ता भूल जाना, कि कभी आप बना रहे हैं चाय बनाते बनाते दूध नहीं डालना भूल जाते हैं, चीनी डालना भूल जाते हैं, कभी चीनी के बदले नमक डाल देते हैं। ऐसी चीज़ें ना जब थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी में अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है, तब माइल्ड से मेजर में चला जाता है वो। जी और अल्जाइमर्स एक तरफ का डिमेंशिया है, जिसको हिंदी में मनोभ्रंश कहते हैं, जी जिसमें आपकी मानसिक प्रणालियाँ होती हैं, जैसे आपके लैंग्वेज हो गए, जो आप बोलने चलने का, ये डिसीजन मेकिंग हो जाए, जो निर्णय लेते हैं आप, आपके जो क्या कहते हैं व्यवहार रहता है, लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं, याददाश्त। हम यही सोचते हैं चीज़ें भूलना ही डिमेंशिया, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कॉग्निशन, जिसको मानसिक प्रणालियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रास्ता कहाँ जाना है, प्लान कैसे करना है, आज का दिन कैसे प्लान करना है, चीज़ें मुझे घर से ऑफिस जाना है तो कैसे प्लान करें, कौन सी बस लेनी है, कितने बजे उठना है, ये सब प्लानिंग, ये सब आपके मानसिक प्रणाली है। इनमें से कुछ भी इफेक्ट हो जाता है तो डिमेंशिया होता है। अल्जाइमर्स में मेमोरी का ज़्यादा इशू होता है, विजुअल स्पेशल, जैसे रास्ते भूल जाना, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और लेट स्टेज में बिहेवियर भी आ जाता है, मतलब व्यवहार में भी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बातें आपने बताई हैं कि सिर्फ भूलना ही नहीं है, प्लानिंग करना, घर से बाहर निकलना, अपने दफ्तर में जाना, और कई बार ये भी होता है ना कि शब्द कम पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं क्या कहना था मुझे, तो शब्द नहीं आते हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है कि अल्जाइमर हो, डिमेंशिया है। और कई बार आपने देखा हो कि घर परिवार में ही लोग घर से बाहर जाते हैं और घर से बाहर जाते ही वो भूल जाते हैं कि हमारा घर किधर था, या ये भूल जाते हैं कि मैं घर से बाहर तो निकला था लेकिन जाना कहाँ था। ये बातें जब आपको दिखने लगे तो आप थोड़ा सा जाग जाएं, समझ जाएं और विशेषज्ञ की सलाह लें। विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, विशेषज्ञ के पास तो लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब बुज़ुर्ग हो रहा है बंदा, 65 से 70 के बाद गया, ऊपर गया, तो वो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, वो 72 हो गया है ना, 70-72 हो गया। तो इस तरह की बातें जब हम सोचने लगते हैं कि होता है ऐसा, और ये तो नॉर्मल सा काम है, लेकिन इससे पूरा परिवार अफेक्ट होने लगता है। व्यक्ति तो हो ही रहा है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, और इससे आपने कहा कि बिहेवियर में परिवर्तन आने लगता है, तो इरिटेबिलिटी जो है, इरिटेबिलिटी बढ़ने लगती है और एग्रेसिव भी कई बार बंदा हो जाता है। क्या किया जाना चाहिए? जी, जैसे आप कहते हैं, डिमेंशिया जो अल्जाइमर्स वाला है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, ईयर्स टुगेदर। उसमें धीरे धीरे जो उनकी मानसिक प्रणालियाँ हैं सारी सिकुड़ती जाती है, जो दिमाग की नसें हैं सिकुड़ती जाती हैं, और धीरे धीरे वो रिग्रेस करने लग जाता है, पीछे की तरफ जाने जाते हैं। जैसे आप अडल्ट हैं, सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसे काम ऐसे नहीं करना, लोगों के सामने ऐसा बर्ताव नहीं करना, जो इनकी ये जो इनकी मेंटल पावर है पीछे की तरफ जाती है, ऑलमोस्ट बच्चों की तरह हो जाते हैं। अग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। एंड स्टेज में ऑलमोस्ट जो एंड स्टेज डिजीज़ होता है, बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं जी। अगर उनको दर्द होता है तो बोल नहीं पाते, लैंग्वेज चली गई है, बता नहीं पाते कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, रोने लग जाते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह, और चिल्लाने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे लोगों को हम यूजुअली मेडिसिन देते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी करते हैं किस लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं। यूजुअली इन पेशेंट्स में थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। बाकी थोड़े से कुछ भी हो, जैसे स्लिप डिस्क भी हो गया, या फिर कोई एसिडिटी भी हो गई, तो बोल नहीं पाते, तो दवाई भी देनी पड़ती है, चेक करके देना पड़ता है। और थोड़ा शांत करने के लिए हम थोड़े से सेडेटिव्स ऐसे कोई मेडिसिन देते हैं जिससे थोड़ा शांत भी हो जाए। बट ये है कि जो इस स्टेज पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे ना ये क्रिटिकल स्टेज होते हैं, जिस टाइम इसके बाद से और दिक्कत और बढ़ती जाएगी। उससे पहले हमारा ये जो एम है, जो यहाँ तक जो स्टेज है, उस स्टेज से पहले जितना हो सके प्रोलॉन्ग करें,
उसे डिले करके रखें, थोड़ा बढ़ने ना दें। यानी कि घर परिवार के लोगों को या हम खुद भी अगर समझे, अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, लक्षण नज़र आने लगते हैं, तो तुरंत विशेषज्ञ के पास ज़रूर लेके आना है, चाहे उनकी प्रॉब्लम बाद में नॉर्मल ही क्यों ना पता चले। जो हम रोज़मर्रा के हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स खुद आके बोलते हैं कि मेरे को है मेमोरी प्रॉब्लम्स, मेरे को चीज़ें भूल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है इनको हो आगे जाके अल्जाइमर्स या डिमेंशिया हो, लेकिन जो खुद आके बोलते हैं उनका अपना इंसाइट रहता है कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है। इंसाइट जिसको कहते हैं कि मुझे दिक्कत क्या है, ये इसको इंसाइट कहते हैं। ये इंसाइट भी जाने लगती है लोगों में जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया, उनको कुछ भी हो जाए ज़्यादा परवाह नहीं करते, विजन चली जाए, चोट लग जाए, ज़्यादा सोचते नहीं है। हाँ कब ज़्यादातर एंड स्टेज में ये भी हो जाता है कि कपड़ों में यूरिन और स्टूल्स पास कर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो अपने आप के ऊपर जो कंसर्न रहता है सेल्फ केयर का, वो धीरे धीरे वो भी जाने लगता है। कई बार कहते हैं कि वो ड्रेसअप किस तरह होना है वो सब भूल गए, कैसे बटन लगाए जाते हैं वो भी पता नहीं होता है। ये जो आपके जो लर्नड मेमोरी होती है, ये सब भी भूलने लगते हैं लोग। गाड़ी चलाना, कैसे आप चाय बनाते हैं, जैसे चाय बनाना, जो आप जैसे कपड़े पहनना, जूते पहनना, उल्टे पहन लेते हैं, या फिर जब ये सब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं तो आप सबसे ज़्यादा तो बर्डन आपको केयर गिवर्स पे आ जाता है, परिवार वालों। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात इंडिया की ये है, जैसे हम बाकी फॉरेन देशों के साथ कंपेयर करते हैं, इंडिया में एक अच्छी बात है जो कि बाकी किसी देशों में दिखने को नहीं मिलता, जो है हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम। जो हमारे परिवार वाले होते हैं वो आपकी देखभाल करते हैं, चाहे आप कितने भी बुजुर्ग हो। ये और जो परिवार का सपोर्ट सिस्टम होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को नहीं मिलता। 60-70 के बाद तो अब सारे ओल्ड एज नर्सिंग होम में चले जाते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, उनसे बातें भी नहीं करता, उनकी हेल्प भी कोई नहीं। जो उनमें केसेस में क्या देखा गया कि वो जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। इंडिया में क्या होता है, फैमिली रहती है, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, थोड़ा कांस्टेंट जो बातचीत चलती रहती है आपस में, उससे थोड़ा बहुत उनका दिमाग काम चलता रहता है। जो कम्प्लीटली आपका जो आप बंद कर देते हो इंसान को बिना किसी कम्युनिकेशन के, बिना किसी आचार प्रचार, तो उससे दिक्कत और बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे बातचीत करते रहते हैं और बतियाते रहते हैं किसी से, और अल्जाइमर का, डिमेंशिया का अगर पेशेंट है, उससे कुछ ना कुछ बातें याद दिलाते रहते हैं कि आप तो पापा ये करते थे, आप तो ऐसे करते थे, आपको याद है वो वाली बात जब आप मुझे वहाँ उस शहर में लेके गए थे, आपने घुमाए। तो ऐसी स्थिति वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, जबकि हमारे यहाँ है कि हम बैठकर गपशप लगा सकते हैं, और कई बार रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। रिवर्स तो नहीं, बट ये जो आप कह रहे हैं, आप पापा जी को हम आपको लेके गए थे, जब आप ना किसी डिमेंशिया, किसी भी अल्जाइमर पेशेंट से पूछते हैं, आप बताते हो इनका नाम क्या है, वैसे पूछने से तो याद रखने की कोशिश करते हैं, बट ये है कि उनको याद आता नहीं है, क्योंकि वो जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो मर चुकी हैं। बट ये है कि आप उनको बोल दो कि हाँ पापा ये आपका घर हुआ करता था बचपन में, ठीक है। जब आप उनसे पूछते हो तो उनको, अगर आपसे पूछें और आप लोगों, जैसे मैं ही आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ जिसका जवाब आपको नहीं आता, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो होते हैं। सेम सिचुएशन अल्जाइमर्स पेशेंट के साथ, आप उनसे कुछ पूछो तो फ्रस्ट्रेट हो जाए, गुस्सा आ जाता है। तो उनसे पूछने के बदले आप बस बता दो, देखो पापा ये आपका घर है, ये आपके पुराने काम ऑफिस वर्कर्स हैं, ये साथ में काम करते थे, ये आपके खेत हैं, ऐसे बता देते। तो इसमें ना जो सवाल जो उठता है, तो उनमें थोड़ी बहुत तो ये रहता है कि हाँ गुस्सा सा आता है कि मेरे को पता क्यों नहीं है, तो डर सा भी बन जाता है उस टाइम। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो अल्जाइमर्स या फिर किसी भी डिमेंशिया पेशेंट को हेल्प करनी, छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा वैसी बड़ी तो नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें से थोड़ा बहुत बेटर मैनेज कर लेते हैं हम पेशेंट्स को। जब हम डॉक्टर साहब डिमेंशिया की बात करते हैं तो सीधी बात है कि हम ये मानते हैं और कहते हैं कि उम्र दराज जब हुए तभी होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी कारण होते होंगे, कुछ और फैक्टर्स हमारे साथ साथ चलते हैं। हमारी डाइट है, या हमारा रहन सहन है, या एनवायरमेंटल फैक्टर है कुछ ऐसा जो डिमेंशिया करता है। देखिए डिमेंशिया के लिए तो बहुत सारे कॉजेस हैं। जब आप है ना एक चीज़ एग्जैक्ट कॉज जो है अल्जाइमर्स या किसी भी डिमेंशिया का टू द पॉइंट बताना, अभी तक रिसर्च तो चल ही रहा है। हमें ये पता है क्या होता है, ये नहीं पता कैसे स्टार्ट होता है, क्यों होता है, वरना हम दवाई, वरना अगर वो पता लग जाता तो नोबेल प्राइज का एक ये बन जाता है। बिल्कुल। जो डिमेंशिया है, आप कहते हैं उम्र के साथ साथ भी आती है,
मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 80 से 90% पेशेंट्स में उम्र के साथ 50, 60, 70 उसमें उम्र में ऐसी डिमेंशियाज या फिर ये वाली बीमारियाँ आती हैं। बट कुछ रेयर केसेस आते हैं जो हमारे शायद उतना कंसर्न नहीं है, शायद न्यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न है। 30 साल के बाद 50 साल, 30 से 50 के बीच में यंग ऑनसेट डिमेंशिया जिनको कहते हैं, उनमें यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है। बड़ा रेयर है, उतना कॉमनली देखने को मिलता है और इनमें ज़्यादा प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। अगर जेनेटिक है तो हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल कोई नया रिसर्च या जेनेटिक जीन थेरेपी कुछ आए। जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है डिमेंशिया का 90%, 80% जो है वो एल्डरली में आता है। एल्डरली में क्यों आता है? क्योंकि उनके ना सबसे ज़रूरी है कि एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस में दिखने लग जाता है। जैसे आपने कहा खाने का, अगर आप क्या कहते हैं शुगरी सब्सटेंस ज़्यादा खाते हैं, हाई फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, जो हमारा नेचुरल बैलेंस डाइट होता है, जैसे यहाँ पे अपने बैलेंस डाइट का एक टेबल लगाया हुआ पीछे, जो हेल्दी टेबल है उसको फॉलो ना करके आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर सकता है, उसमें भी आपके ब्रेन डैमेज हो सकता है। जैसे ये हमारे पूर्वज सही कहते थे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो आपको हेल्दी डाइट तो फॉलो करना ही है, वेल बैलेंस डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, आधा घंटा सुबह शाम जो एक्सरसाइज कहते हैं, वॉकिंग, रनिंग, कोई भी अच्छा एक्सरसाइज। आजकल योगा पे भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि योगा से भी थोड़ा बहुत डिमेंशिया में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तीसरा है आपके जो डैमेजिंग चीज़ें होती हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया। अल्कोहल और सिगरेट आपकी ब्रेन की नसों को डैमेज कर देती हैं पर से, और इनमें स्ट्रोक्स होने के चांसेस भी हैं। स्ट्रोक जो आप कहते हैं पैरालिसिस होना, ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की होती हैं वो बंद हो जाती हैं। और साथ में अल्कोहल सिगरेट के साथ आपका हो गया था ब्लड प्रेशर और शुगर, इन सब से भी आपके जो ब्रेन के नर्व्स हैं डैमेज हो जाती हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी बंद होने लग जाते हैं। तो आजकल के सिचुएशन में ये देखने को मिल रहा है कि डिमेंशिया जो यूजुअल वाला है, साथ में हम ये वैस्कुलर वाला डिमेंशिया कहते हैं, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स बंद होके दिमाग की नसें मर जाती हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलने लगी हैं आजकल। तो ऑलरेडी डिमेंशिया था, साथ में ये जो सिगरेट, अल्कोहल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके साथ जो डैमेज था होना ब्रेन, वो भी जुड़ गया है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी तरफ से। अल्जाइमर्स किसको होना है, कैसे होना है, ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हम ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपसे यही मांग रहा हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहने का, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, यही मांगिए, ज़्यादा तो कुछ मांगा नहीं। इतना ही करें तो हम मेजॉरिटी ऑफ जो जिनको होने का रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। जी दोस्तों, छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है, समझने की बात है, और वो यही है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि हेल्दी डाइट चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए और हेल्दी एक्सरसाइज चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें अपने ऊपर भी, क्योंकि शरीर हमारे लिए इतना सब कुछ करता है और कुछ हम अपने शरीर के लिए भी करेंगे तो शरीर तंदुरुस्ती की ओर बढ़ेगा। समझना ये है कि डिमेंशिया को मात देने के लिए क्या किया जाए। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें बताई है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। किसको होगा, कब होगा, कोई नहीं कहा जा सकता, नो प्रेडिक्शन, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही प्रिवेंशन की, हम कुछ चीज़ें पहले से अडॉप्ट करना शुरू करें। लेकिन जब हम उम्र की बात करते हैं, हम 60 के हुए, हम रिटायर हुए और उसके बाद एक लाइफस्टाइल होता है कि यार बहुत काम कर लिया, छोड़ो, अब बैठते हैं, कभी इधर बैठ गए, कभी लेट गए, कभी सो गए, कभी उठ गए, कभी चाय पी ली, कभी कॉफ़ी पी ली, और बस यही लाइफस्टाइल है। क्या इस तरह की लाइफ जो है ये दावत देती है? नहीं, जैसे आप कहते हैं रिटायरमेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ दीजिए। जो अल्जाइमर्स, किसी भी डिमेंशिया में हम देखें, उसका रिलेशनशिप है जितना वो पढ़े हैं, जितना वो काम करते हैं उसके साथ है। हमने ये देखा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं उनमें, और जितना सोचने का ज़्यादा काम करते हैं, जैसे हो गए साइंटिस्ट या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, जो सोचते रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी सोचते रहे, रिटायरमेंट के बाद उनमें डिमेंशिया कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं और दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो नए नए कनेक्शंस बनाती रहती है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ के घर में लेट जाओ। आप अपने आप को किसी भी चीज़ में एंगेज किए जाइए। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ काम नहीं होता तो आप घर में बैठ के थोड़ा बहुत, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो क्रॉसवर्ड सॉल्व कर सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं,
अगर आप गार्डनिंग वगैरह करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप ऐसे काम कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े, थोड़ा ब्रेन, अपने दिमाग को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, जैसे ब्रेन एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, वो करते रहिए। क्योंकि आपका जैसे ही शांत, जैसे आप किसी भी, जैसे अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आप एक टाइम के बाद आपने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी तो मसल वैसे नहीं रहते, सारे सिकुड़ जाते हैं और पतले वैसे ही पहले जैसे हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे आपकी मसल के लिए आपको कंटिन्यूस एक्सरसाइज करना पड़ता है, ब्रेन के लिए आपको कंटिन्यूस स्टिमुलेशन देना पड़ता है। या तो नया पिछले हफ्ते ही बताया था ऑल इंडिया रेडियो में कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि गाने सुन सकते हैं, बढ़िया। आप गाने, जैसे आप इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद आप नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 60 के बाद कुछ नया सीख नहीं सकते। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गार्डनिंग वगैरह है, क्या कहते हैं, पजल्स सॉल्व करना, किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को बार बार स्टिमुलेट करेंगे। आप जितना आप इंफॉर्मेशन लो, जितना आप बातचीत करो, इतना भी नहीं कर सकते। तो आप जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए जाओ, पूछो कि क्या हो रहा है दुनिया में, दुनिया की बातें किए कर सकते हैं। इससे थोड़ा आपका जो ब्रेन पे थोड़ा सा ये रहता है, वो भी आप क्या कहते हैं, बेटर एक्सप्रेस कर सकते हो और एक्सरसाइज जैसा रहता है, स्टिमुलेट होता रहता है आपका दिमाग। डॉक्टर साहब, अगर हमारे आसपास के जो दर्शक हैं जो इस समय कार्यक्रम सुन भी रहे हैं और इस तरह के लक्षण देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये हम अल्जाइमर, डिमेंशिया की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक क्लिनिक है पीजीआई में? पीजीआई में तो हम सारे पेशेंट्स को देखते हैं। डिमेंशिया क्लिनिक भी विल बी स्टार्ट, हम जल्दी शुरू करें मांग रहे हैं। आगे हमारे पास सारे पेशेंट्स, हम सारे डॉक्टर्स डिमेंशिया तो देखते हैं जी। ऐसा कोई नहीं कि भी स्पेसिफिकली डिमेंशिया के लिए क्लिनिक हो। एवरी डे हमारे, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारी न्यूरोलॉजी क्लिनिक्स चलती हैं। किसी भी दिन आके हम आप डिमेंशिया के कोई भी पेशेंट्स हम एवेल्युएट करते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको लोग पीजीआई में ही आना है, आप अपने नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। आप एक बार असेसमेंट तो ज़रूर करवाना पड़ेगा। न्यूरोलॉजी, जब आप एक पेशेंट डिमेंशिया का आता है, पहली चीज़ें कुछ तो हम रिवर्सिबल चीज़ें रूल आउट करते हैं। मोस्ट कॉमनली हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स को लंबे टाइम से दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो हमने दवाइयाँ देखी हैं जो है नींद की गोलियाँ। नींद की गोलियाँ लेते रहते उनका वो असर, नशा रहता है और ज़्यादा सोच नहीं पाते, क्लियर नहीं रहता, कन्फ्यूजन सा रहता है उनमें, वो बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है। तो वो डिमेंशिया जैसे प्रेजेंट कर सकता है। वो दवाई हटा दो तो वो भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। कुछ लोगों में हमने देखा है, जैसे पर्टिकुलरली जिनकी उम्र ज़्यादा है, एल्डरलीज में, उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जब खासकर जो वेजिटेरियन वाले होते हैं। तो विटामिन B12 अगर उनका लो रहता है, उसमें भी थोड़ी याददाश्त की दिक्कत और नर्व्स डैमेज भी होता है, तो उनमें अगर आप वो भी टेस्ट करवा लेते हैं। बाकी चीज़ें तो हैं, जैसे आपके ब्रेन में थोड़ा सा क्लॉट्स वगैरह, वो सब भी देखने पड़ते हैं। रूटीन में हम यही टेस्ट करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम पहले उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप का पूछते हैं कि कितनी मेमोरी है, कितना अटेंशन है, कितना याद रख सकते हैं पुरानी चीज़ें, एक स्कोर जैसा कैलकुलेट करते हैं जी। ज़रूरत लगे तो हम उसको और आगे जाके टेस्ट भी कर सकते हैं, MRI, CT स्कैन, ब्लड के टेस्ट। उसके हिसाब से देखते हैं कुछ रिवर्सिबल जो चीज़ें होती हैं, जैसे B12 हो गया, थायराइड की दिक्कत हो गई, कोई दवाइयाँ हो गई, ये सारे एक्सक्लूड करने के बाद फाइनली जब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से दिमाग में असर पड़ रहा हो, तो फाइनली हम डिमेंशिया जैसी डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसका हम आगे से थेरेपी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और हमारे दर्शक पूरी तरह से जान चुके हैं कि अल्जाइमर, डिमेंशिया क्या है, समझना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। अपनी डाइट का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें। और आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित दिखता है कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें ताकि सही वक्त पर इलाज शुरू हो पाए। डॉक्टर विनय कार्तिक, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अल्जाइमर पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।